नमस्कार, आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 11 का छठा चैप्टर लगाने जा रहे हैं। छठा अध्याय क्लास 11 का पुष्पी पादपों का शारीर। इसमें ऊतक पढ़ेंगे, ऊतक तंत्र पढ़ेंगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पादपों का शरीर पढ़ेंगे, द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे। ठीक है जी। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। और मैं जब भी ये करता हूँ एनसीईआरटी की लाइनें ही पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन केवल और केवल एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी आप 20 से 25 बार, आज है तारीख 7 Feb 2022, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका नीट होगा 2022 वो जुलाई में होगा, मई में नहीं होगा। ये बात आप लिखवा लीजिए। तो मई में आपका नीट नहीं होगा, 100% नहीं होगा, जुलाई में होगा। तो आपके पास कितना महीना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने। इन 6 महीनों में 3 दिन, ये 3 महीने लगभग 100 दिन आप अगला अपना कर लीजिए कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है जी। तो चलिए चालू करते हैं पुष्पी पादपों का शरीर। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु, आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारकी में विभिन्नता देख सकते हैं। तो बड़े प्राणियों में आपको समानता भी मिल रही है और बाह्य आकारकी में विभिन्नता भी मिल रही है। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हम बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगाते हैं, और जब आप भीतरी रचना एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे तब आप बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा क्रियात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? हमें इंटरनल एनाटॉमी और कार्यात्मक रचनाओं का फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को हम शारीर कहते हैं। तो भीतरी संरचना के अध्ययन को हम लोग शारीर एनाटॉमी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी, शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। पौधों में भी और जीवों में भी कोशिका आधारभूत इकाई होती। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होती। तो एक ही तरह की कोशिकाएं या एक ही उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति समान हो, उनका समूह कोशिकाओं का बनाता है ऊतक, और ऊतक मिलके जो एक कार्य से हैं अंग। तो ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधों में विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। पौधों में जो विभिन्न अंग मिल रहे हैं उनकी भीतरी संरचना में अंतर होगा। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो हमारे जिनमें फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर खिलते हैं, फूल बियर करते हैं, फूल धारण करते हैं। एंजियोस्पर्म में ही एक की शारीरिक की द्विबीजपत्री से, मोनोकोटिलीडन की एनाटॉमी डाइकोट से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। और भीतरी जो संरचना है, किस तरह का बना है पौधा, ये पारिस्थितिकी अनुकूलन, अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलन को, एडेप्टेशन को भी दिखाता है। ऊतक पे आइए। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही हो और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ऊतकों का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति उद्भव एक ही हो तथा उनका कार्य भी समान हो। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के होते हैं। पौधों में डिफरेंट टाइप के आपको ऊतक मिल रहे हैं। ऊतक को हम 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। 2 प्रमुख वर्ग, विभाज्योतकी ऊतक तथा स्थायी ऊतक में बांट सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक, टिश्यू, और स्थायी। तो 2 मुख्य भागों में विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक में बांट सकते हैं हम लोग ऊतक को। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा ना होना। तो ये जो हमने 2 ग्रुप बना दिए, विभाज्योतकी और स्थायी, वो इस आधार पर बना दिए कि ऊतक डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक पे आइए। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ
कहाँ हो रही है? जहाँ पे एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं सेल्स। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं और इस क्षेत्र को हम लोग मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो पौधों में ग्रोथ वहाँ मिल रही जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो, विभाजित। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम्स होते हैं। तो पौधों में जहाँ पे सक्रिय सेल डिवीजन हो रहा है उसको मेरिस्टेम कह रहे हैं और मेरिस्टेम विभिन्न प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं, वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, उन्हें शीर्ष मेरिस्टेम कहते हैं। तो देखिए मेरिस्टेम को, वो विभाजोत्की ऊतक, हम उनको दो आधार पे बांट सकते हैं। विभाजोत्की ऊतक को, उन्हें विभाजोत्की ऊतक को उन्हें दो आधार पे हम बांट सकते हैं। विभाजोत्की ऊतक को, उन्हें का मतलब विभाजोत्की ऊतक को, एक तो आपका शीर्षस्थ और दूसरा लेटरल, मतलब अपाइकल और लेटरल साइड में पार्श्व ऊतक। शीर्षस्थ और पार्श्व, और दूसरा है प्राथमिक और द्वितीयक। दो तरह से हम बांट सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, उनकी उपस्थिति कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ पे वो लोकेटेड है, उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनकी उपस्थिति के हिसाब से, या तो शीर्ष पे होंगे या पार्श्व पे होंगे, या उनकी उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे प्राथमिक और द्वितीयक। तो लोकेशन के आधार पे, उनकी स्थिति के आधार पे पौधे में उनकी लोकेशन का शीर्ष पे है, तने के शीर्ष पे या रूट के शीर्ष पे शीर्षस्थ, या पौधे की बॉडी में साइड पे लेटरल। ठीक है जी, ये इस आधार पे हो गया उनकी लोकेशन के आधार पे। उत्पत्ति की, या तो वो एम्ब्रॉयनल एक्सिस के, जो पहली हमारी एम्ब्रॉयनल एक्सिस बनी उसमें शुरू से वो थे तो प्राथमिक, या वो पौधे की वृद्धि के दौरान उसके जीवन काल में बाद में बने तो द्वितीयक तरह के होंगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी, और अपाइकल और लेटरल। ठीक है जी, याद रहेगा। इस आधार पर हम लोग विभाजोत्की ऊतक को दो तरह से बांट सकते हैं। तो जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर है, जो तने के और मूल के शीर्ष पर हैं, वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, वह प्राथमिक टिश्यू बनाएंगे, क्योंकि वो शुरू से एम्ब्रॉयनल एक्सिस के, जो हमारी अक्षीय थी, भ्रूण अक्षीय, भ्रूण अक्ष के शुरू से पार्ट थे वो, तो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम है। और इनके डिवाइड होने से जो पौधे में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, प्राथमिक ग्रोथ बोलेंगे, प्राथमिक वृद्धि बोलेंगे। और ये जो ऊतक होता है, जो शीर्ष पे होता है, उसको शीर्षस्थ मेरिस्टेम बोलते हैं। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम, तो मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की गहराई में बढ़ने को मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के दौरान, अब जब पत्तियां बन रही हैं और तना लंबा हो रहा है डिवाइड होने से, ठीक है, समय कुछ कोशियाँ पर्वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम से, हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती हैं। तो जब पत्तियां बन रही हैं या तना लंबाई में बढ़ रहा, पत्तियां, तो वहाँ डिवीज़न हो रहा मेरिस्मेटिक सेल्स का, तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स अपाइकल मेरिस्टेम से, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से, ये है शूट का अपाइकल मेरिस्टेम, ये रूट का, इसके डिवीज़न से शूट की लंबाई बढ़ रही है और पत्तियाँ भी बन रही, लंबाई भी बढ़ रही है। तो इसका डिवीज़न जब होता है और ये लंबाई बढ़ती है तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स पीछे छूट जाती हैं। तो कुछ भेड़ आप खेल के लिए जा रहे हो, भेड़ चला रहे हो, कुछ भेड़ पीछे रह गई मान लीजिए, कुछ हमारी शीर्षस्थ मेरिस्टेम की सेल पीछे छूट जाती हैं, जिन्हें कक्षी कली कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षी कली, एक्सिलरी बड कहते हैं, कक्षी कली। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं और ये कलियां पत्ती के कक्ष में स्थित होती हैं। तो पत्ती कहाँ लगती है? स्टेम पे, हमेशा नोड पे लगती है, गांठ पे लगती है। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। बाद में ये कली शाखा या फूल बना देती है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स जो पीछे छूट गई वो क्या बना रही हैं? एक्सिलरी बड बना रही हैं, ठीक। और ये एक्सिलरी बड बाद में ब्रांच बना देगी या फ्लावर बना देगी। जब मेरिस्मेटिक सेल्स स्थायी ऊतकों के बीच में होता है तब इसे इंटरकैलरी या अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। और कभी कभी आपको मेरिस्मेटिक सेल्स मिल जाएंगी हमारे परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में, तब हम उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। ये घास में होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको मिल रहा है घास में, अंतर्वेशी मेरिस्टेम आपको मिलेंगे घास में,
और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। और जब घास को खा जाएगा कोई भेड़, बकरी, भैंस, बकरा, तो ये घास को फिर से रिवाइव कर देंगे, घास फिर से बना देंगे, क्योंकि ये मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, डिवाइड होकर फिर से घास बना देंगे। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए जाने वाले भाग को पुनर्जीवित कर देते हैं। शीर्षस मेरिस्टेम तथा इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। तो हमारा अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, शीर्षस मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम, शीर्षस मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप हैं। ठीक है, क्योंकि वह पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू से होते हैं। प्राथमिक तथा पूर्ववर्ती पादपकाएं बनाने में सहायता करते हैं और इनके डिवीजन से प्राइमरी हमारी प्लांट बॉडी बनती है या प्राथमिक वृद्धि होती है। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परों के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेषता मूल रूप से वह काष्ठीय अक्ष बनाते हैं तथा प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। और वो मेरिस्टेम जो पौधे के मूल हमारी बनाएगी क्या, रूट, और परो स्टेम, तो जो मूल के और परों के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेष रूप से वह काष्ठी तना और मुख्य रूप से वो काष्ठी वुडी एक्सिस बना देंगे, वुडी कक्ष बना देंगे, काष्ठ बना देंगे, वुड बहुत होगी उस तरह के पौधे में। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम वे प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। तो वो एम्ब्रॉयनल एक्सिस में शुरू से नहीं होते, वो पौधे के जीवन काल के लेट के दिनों में प्राथमिक जो हमारे मेरिस्टेम है उसमें वो नहीं होते, और पौधे के जीवन काल के बाद के दिनों में वो हमारे परमानेंट टिश्यूज से मेरिस्मेटिक सेल्स बनने के कारण बनते हैं। उन्हें हम द्वितीयक या पार्श्वी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि लोकेटेड कहाँ पे। तो वो स्टेम के या प्लांट के सेंटर में ना हो के लेटरल पोजीशन पे होते हैं, इसलिए उनको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व मेरिस्टेम बोलते हैं। यह सिलेंडराकार बेलनाकार मेरिस्टेम होते हैं। तो बेलन के आकार के होंगे। पूली कैम्बियम, अंतरा पूली कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पार्श्वी कैम्बियम के उदाहरण रट लीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूली कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण हैं, लेटरल मेरिस्टेम के उदाहरण हैं। तो हमारे फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये किसके उदाहरण हैं? लेटरल मेरिस्टेम के पार्श्वी कैम्बियम के उदाहरण हैं। प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती, तो कोशिका विभाजित होंगी, नई नई कोशिकाएं बन जाएंगी जो रचनात्मक व क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं, और जिनकी रचना व क्रिया विशिष्ट होती है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो ये जो नई कोशिका बनी इनमें डिवाइड होने की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी या परिपक्व कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं को हम लोग परमानेंट या मैच्योर कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती हैं, और यह कोशिकाएं क्या बना देंगी? परमानेंट टिश्यूज बना देंगी। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से, तो पौधे की प्राथमिक बॉडी बनने के दौरान शीर्षस्थ अपाइकल मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वची ऊतक एपिडर्मिस, भरण ऊतक ग्राउंड तथा वेस्कुलर टिश्यू बनता है। ठीक है जी। तो ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विभिन्न क्षेत्रों से, देखिए जो बाहर की तरफ है प्रोटोडर्म जिसको बोल रहे हैं वो एपिडर्मिस बनाएगा, जो सेंटर में है वेस्कुलर बनाएगा, और जो बीच में है इन दोनों के वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। तो अगर देखा जाए कौन सा, तो ये देखिए ये रहा आपका केंद्रीय सिलेंडर, ये क्या बनाएगा? वेस्कुलर टिश्यू, लिख लीजिएगा, संवहन टिश्यू। प्रोटोडर्म क्या बनाएगा? प्रोटोडर्म बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू। और ये बल्कुट क्या बनाएगा? बल्कुट बनाएगा हमारा ग्राउंड टिश्यू। ठीक है जी। केंद्रीय सिलेंडर बनाएगा संवहन टिश्यू,
ये त्वची टिश्यू और ये हमारा भरण टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, भरण टिश्यू। वल्कुट बना रहा है, इसमें लिख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिए प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म से डिराइव्ड होगा हमारा क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। केंद्रीय सिलेंडर से वैस्कुलर संवहन टिश्यू सिस्टम, और वल्कुट से हमारा भरण टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यही उसने बोला कि अलग अलग लोकेशन पे जो है त्वची, एपिडर्मिस, भरण, ग्राउंड, संवहन, वैस्कुलर। तो जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर वाला प्रोटोडर्म वो बनाएगा एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली जो है वो है वल्कुट, वो बना रहा भरण, और ये सिलेंड्रिकल बना रहा है संवहन। तो पोजीशन के हिसाब से डिवाइड जब हुई है, सभी सेल्स एक तरह की हैं। तो जो बच्चा सीमा रेखा पे है वो बन गया आपका फौजी, जो बच्चा यहाँ पे है वो बन गया डॉक्टर कह लीजिए। तो आपका उसी हिसाब से कि कहाँ पे लोकेटेड है सेल या टिश्यू, उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा पर्टिकुलर काम करने के लिए। अब हम लोग आते हैं स्थायी ऊतक पे। तो अभी तक आपने क्या समझा कि दो तरह के ऊतक हैं, मेरिस्मेटिक और विभाजोत्की और परमानेंट। विभाजोत्की को दो तरह से बांट सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द origin. According to the location it could be apical, शीर्षक, और according to the location it could be lateral. लेटरल में हमारे कौन कौन आ रहे हैं? लेटरल में हमारे वेस्कुलर कैम्बियम आ रहे हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आ रहा है, फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। और ये तीनों ही उदाहरण किसके हैं? तीनों ही उदाहरण हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम के। और हमारा दूसरा जो बांटने का तरीका है प्राइमरी व सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, उत्पत्ति। तो जो उसमें एम्ब्रॉयनल एक्सिस में शुरू से था वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाएगा। और प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवाइड होने से जो वृद्धि हो रही है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी, प्राथमिक वृद्धि। और सेकेंडरी मेरिस्टेम वो है जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट के जीवन के बाद के दिनों में परमानेंट टिश्यू से डिराइव्ड होता है। ज़्यादातर ये लेटरल पोजीशन पे होता है। और ये किस में मिलेगा आपको? काष्ठीय तने वाले। इसकी डिवीजन से, सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवीजन से सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और काष्ठ बनाने में, वुड बनाने में, जो वुडी तने होते हैं, वुडी पौधे होते हैं, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवीजन से देखने को मिलेगी। इतनी बातें याद रखिएगा, काम आपका चलेगा। स्थायी ऊतक पे आइए। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। तो ये हमारी मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड होने के बाद वो सेल्स बनी जिनमें अब डिवीज़न की पावर नहीं है, उनको हम बोलेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। तो स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है और उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। तो स्थायी ऊतक दो तरह के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक वो हैं, ये स्थायी ऊतक जिनमें एक ही तरह की कोशिकाएं, जिनसे एक ही तरह की कोशिका की रचना होती। स्थायी ऊतक वो जो एक ही तरह की कोशिका से बने और उनके कार्य भी एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जबकि स्थायी ऊतक जिनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। तो दो तरह के स्थायी ऊतक हो गए। स्थायी ऊतक कौन से? वो ऊतक जो डिवीजन करने की क्षमता खो चुके हैं, उनमें डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती। स्थायी ऊतक दो तरह के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक वो जिनमें कोशिकाएं जो हैं वो एक ही तरह की हैं और एक ही काम कर रही हैं, उनको हम बोलेंगे सरल ऊतक। और जटिल ऊतक वो हैं जिनमें कोशिकाएं एक से ज़्यादा तरह की। अब सरल ऊतक को पढ़ लीजिए। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि अभी बोला गया। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरह के आपको सिंपल टिश्यू सरल ऊतक याद रखने हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। तो ये पैरेन्काइमा जो हैं ये अंगों के ऑर्गन्स के मुख्य घटक हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रल होती हैं, एक ही व्यास की, लगभग समव्यास की, छोटी बड़ी नहीं, लगभग औसतन एक ही तरह की, एक ही व्यास की होंगी, समव्यासी होंगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए समव्यासी कोशिकाएं बना दी। उनका आकार गोलाकार, ज़्यादातर गोलाकार या अंडाकार या बहुकोणी
या बहुकोणीय हो सकता है अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति पतली, तो भित्ति पतली है, ये देखिए पतली भित्ति के बनाए हैं। वो सेलुलोज की बनी, तो इनकी सेलुलोज की बनी सेल वॉल है। कोशिका भित्ति काफ़ी सटी होती है, और ये अब पास इतने पास है कि इंटरसेलुलर जो इनके स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, काफ़ी पास सटी होती हैं, अथवा उनके बीच थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस, दो कोशिका के बीच जो रिक्त स्थान है बहुत थोड़ा होता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्टोरेज और सिक्रीशन। पैरेन्काइमा का काम क्या है? संचय, स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन श्रावण करेगा, स्रावित करता है कोई चीज़, या प्रकाश संश्लेषण में काम आता है पैरेन्काइमा। ठीक है जी। तो आइसोडाइमेट्रल है, थिन सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम है, और काम क्या कर रही? मेनली फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। ज़्यादातर ये अंगों को बना रही है, संरचना बनाने में, डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन बनाने में काम आ रहे हैं। कॉलेनकाइमा में आइए। कॉलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होता है। तो द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होगा। ठीक है जी। यह या तो एक समान तह में होते हैं, या तो इनकी एक समान तह बिछी होगी, या ये चकत्ते में होंगे, पैचेस में होंगे, या तो ये एक बिल्कुल यूनिफॉर्म लेयर बिछी हुई है, समान सतह बिछी हुई होगी, या ये टुकड़ों में, पैचेस में होंगे, चकत्तों में होंगे। इनकी कोशिका की भित्ति पतली होती है, लेकिन कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती है। तो कोशिका की भित्ति तो पतली है, लेकिन कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। तो कोने जो हैं, कोने पतले नहीं होंगे, कोने मोटे हो जाएंगे, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कॉलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय, वही वाला आकार जो पीछे था, लेकिन साथ में वहाँ पे लंबा आकार, स्तंभाकार भी दिया था, यहाँ पे लंबे आकार नहीं दिया, यहाँ पे अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय दिया। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये ज़्यादातर इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तब यह भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं, एसिमिलेशन कर लेंगे भोजन का। जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो भोजन का सिंथेसिस भी कर लेंगे, और भोजन का एसिमिलेशन, स्वांगीकरण भी कर लेंगे। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं है। तो इससे पहले वाले में थोड़ा बहुत अंतरकोशिकीय स्थान था, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यह पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि पौधे के वो पार्ट जो ग्रो कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ हो रही है, उन पार्ट को स्टेबल करना, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्योंकि किनारे मजबूत हो गए, पत्ती तो, कोशिका भित्ति तो थिन है, लेकिन किनारे पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन, ये देखिए किनारे पे ये डिपोजिशन दिखाया, तो किनारे इसके मजबूत हो गए, ये डिपोजिशन हो गया किसका? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन का। तो याद रख लीजिएगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन का कॉर्नर पर डिपोजिशन होने के कारण कॉर्नर थिकेंड हो गए, जिसकी वजह से ये सपोर्ट कर देगा। तो सपोर्ट किसको कर रहा है? शैशव तना, बिल्कुल यंग तना, जो नया तना बना, उसको सपोर्ट कर रहा है, या पत्ती के वृंत को, डंठल को। तो पत्ती के वृंत या डंठल को या शैशव तने को ये सपोर्ट, यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सपोर्ट दे रहा है, सहारा दे रहा है। ये क्या है? कॉलेनकाइमा। किस में मिल रहा है आपको? द्विबीजपत्री के बाह्य त्वचा के नीचे। तो एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए। हालांकि एनसीईआरटी के बाहर की लाइन मैं लिखाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये आपको डाइकॉट में मिलेगा, मोनोकॉट में नहीं, पहली बार। और डाइकॉट के एरियल पार्ट में मिलेगा, मतलब वो भाग जो हवा में हो। हवा में क्या भाग होगा? तना होगा, और पत्ती होगी, जड़ नहीं होगा। तो डाइकॉट के एरियल, वायवी भाग में मिलेगा। लिख लो बच्चा, ये वायुवी जो हवा में है, मोनोकॉट में नहीं होगा, डाइकॉट में होगा। और डाइकॉट के जो भाग भूमि के ऊपर है उसमें, तो भूमि के ऊपर क्या होगा? तना और पत्ती। तो तना और पत्ती में मिलेगा, जड़ में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे। स्क्लेरेन्काइमा पे आइए। मोनोकॉट में नहीं होगा। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी तथा सक्रिय कोशिकाएं, भित्ति मोटी हो जाएगी। इसकी भित्ति पर कुछ या अधिक गर्त हो सकते हैं, और पिट बन जाएंगे, गर्त, गड्ढे। ये पिट कुछ या ज़्यादा हो सकते हैं, अधिकांशतः मृत होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड टिश्यू है। इससे पहले वाले दोनों लाइव थे, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा।
आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता के कारण स्क्लेरेन्काइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तो ये आकार में या दिखने में, आकार में, रचना में, विकास में भिन्नता है और उसके आधार पे ये आपको तंतुमयी फाइबर फॉर्म में या स्क्लेरिड फॉर्म में मिल सकते हैं। तंतु भित्ति मोटी वाले, तंतु मोटी भित्ति वाले हैं। लंबे नुकीले मृत कोशिकाएं हैं, लंबी नुकीली मृत कोशिकाएं हैं। यह प्रायः पौधे के विभिन्न भागों में समूह में पाए जाते हैं और ग्रुप में मिलेंगे। ये पौधे के विभिन्न भागों में समूह में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड का आकार गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडरकार। ये स्क्लेरिड कैसे हो गए? ये गोलाकार हो गए या अंडाकार हो गए, गोलाकार, अंडाकार अथवा बेलनाकार हो गए। गोलाकार, अंडाकार या बेलनाकार हो गए स्क्लेरिड। यह बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुत अधिक मोटा होगा और मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होगा, जिसकी गुहिका बहुत सी सक्रिय होती है। बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी गुहिका बहुत सी सक्रिय होती है और इनकी गुहिका बहुत ही सक्रिय होगी। यह बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने जिनकी गुहिका बहुत ही सक्रिय होती है। यह प्रायः गिरीदार फलों की फलभित्ति की कोशिकाओं, फलों जैसे अमरूद, तो बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी गुहिका बहुत ही सक्रिय है। गुहिका एकदम सक्रिय गुहिका है, ठीक है जी। बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने जिनकी गुहिका बहुत ही सक्रिय है, प्रायः गिरीदार फलों की फलभित्ति की कोशिकाओं, फलों। तो ये दो तरह के आपको मिल रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा, या तो तंतुमय या आपके स्क्लेरिड गोलाकार के। बहुत अधिक मोटा होगा, मृत स्क्लेरेन्काइमा का है, गुहिका बहुत सक्रिय गुहिका देखिए एकदम सक्रिय गुहिका है। प्रायः गिरीदार फलों की फलभित्ति में मिलेंगे। तो गिरीदार फलों की फलभित्ति में मिल रहा है। फलों जैसे अमरूद और गिरीदार फल की फलभित्ति के अलावा फलों जैसे अमरूद, नाशपाती, चीकू के गूदे, अमरूद, चीकू, नाशपाती के गूदे में मिलेगा। लेग्यूम के बीज आवरण, चाय की पत्ती, लेगुमिनस प्लांट के बीज के सीड कोट में, बीज आवरण में तथा चाय की पत्ती में मिल रहा है। स्क्लेरेन्काइमा पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं और ये क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा देते हैं, ठीक है जी। ये आपके हो गए परमानेंट सिंपल के एग्जाम्पल, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और पैरेन्काइमा। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक। स्थायी और जटिल ऊतक की तरफ। सिंपल ऊतक की कहानी खत्म। तो जो आपसे पूछा जाता है इससे आपको स्क्लेरेन्काइमा से आ सकता है क्वेश्चन। स्क्लेरेन्काइमा में स्क्लेरिड और हमारे फाइबर्स में लंबे तंतुमय है, मोटी भित्ति है, लिग्निन डिपोजिशन है। स्क्लेरिड में गोलाकार, अंडाकार है, गुहिका बहुत छोटी है और ये मृत है। प्रायः किस में मिल रहे हैं? स्क्लेरिड प्रायः आपको मिल रहे हैं फल भित्ति की कोशिकाओं, स्टोनी गिरीदार, जो हमारे गिरीदार फल हैं उनकी फल भित्ति में मिल रहा है। गिरीदार फलों की फल भित्ति में या अमरूद और नाशपाती और चीकू के गूदे में, या लेगुमिनस प्लांट के सीड कोट में, या चाय की पत्ती में। अब हम लोग आते हैं जटिल ऊतक पे, ठीक है जी। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो सरल ऊतक होता है जिसमें सभी कोशिकाएं एक तरह की, भाई ऊतक है तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोशिकाओं का समूह है। लेकिन अगर कोशिकाएं एक ही तरह की है तो सरल ऊतक, और अगर एक से ज़्यादा तरह की तो जटिल ऊतक। यह मिलकर एक इकाई की तरह काम करती हैं। तो ये कोशिकाएं जो अलग अलग हैं मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रही हैं। जाइलम, फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है और जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक समान ऊतक की तरह काम करता है। जाइलम का काम क्या है? वाटर तथा मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो तने और पत्तियां तक पानी को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है और पौधे के अंगों को मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। यह 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम में 4 घटक हैं,
4 तत्व हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है जाइलम। ट्रैकिड्स वाहिनिकी, वाहिका, वाहनिकी, वाहिका, ट्रैकिड्स वेसल्स, वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा। वाहिनिकी लंबी तथा नलिकाकार कोशिका है। ये लंबी तथा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निफाइड होती है। तो कोशिका की भित्ति मोटी है, उसमें लिग्निन डिपोजिशन हो गया, और गुहिका शुंडाकार होती है। और ये गुहिका जो है, गुहिका ये कैसी है? शुंड के आकार की, शुंडाकार है। यह मृत और प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। तो वाहिनिकी हमारी मृत और प्रोटोप्लाज्म विहीन है। कोशिका भित्ति मोटी हो गई है लिग्निन डिपोजिशन होने के कारण, गुहिका शुंडाकार है, और यह मृत और प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिसकी आकृति विभिन्न होती है। इसकी कोशिका, ये जो वाहिनिकी है, इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी है, आकृति विभिन्न है, आकृति अलग अलग तरह की। पुष्पीय पौधों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, पुष्पीय पौधों में जिनमें फूल लगते हैं, उसमें वाहिनिकी और वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। पानी के चढ़ाने के लिए, पानी के संवहन के लिए मेन रोल वाहिनिकी और वाहिका का है। वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली है। अब ये वेसल है, ये ट्रैकिड्स थी। तो ट्रैकिड्स आपको एक ये कोशिका है ट्रैकिड, और वेसल्स कई कोशिकाओं से मिल के बनी है। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। वाहिनिकी जो है एक कोशिका है, और ये कई कोशिकाओं का समूह है। तो फिर से देख लीजिए वाहिनिकी के बारे में। जाइलम वाहिनिकी लंबी तथा नलिकाकार कोशिका है। कोशिका भित्ति मोटी है, लिग्निफाइड है। गुहिका शुंडाकार है, मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन है। कोशिका की भित्ति की सतह मोटी है, जिनकी आकृति विभिन्न है। तो इनकी आकृति इधर देखिए, इसमें आकृति ऐसे दिखाई है, इसमें आकृति ऐसे दिखाई है, छल्ले के आकार की, इसमें गोल के आकार की, अलग अलग तरह की आकृति देखने को मिलेगी। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रैकिड्स वेसल्स दोनों मिलेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं वेसल्स पे, वाहिका पे। वाहिका कह रहा लंबी सिलेंडराकार नली है, बेलनाकार, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग वाहिका अवयव कहते हैं। तो ये वेसल्स एलिमेंट्स अवयव, वेसल्स एलिमेंट्स जुड़ के वेसल बनाती है। वाहिका के लिए कई सारी वाहिका अवयव जुड़ के वाहिका बना रही है। प्रत्येक की भित्ति लिग्निफाइड होती है। इसमें भी लिग्निन डिपॉजिट है, उसकी बड़ी केंद्र गुहा होती है। इसकी केंद्र गुहा की तुलना में इसकी केंद्र गुहा बड़ी, यहाँ पे शुंडाकार थी, यहाँ पे ब्रॉडर है, वाइडर। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, यह भी डेड है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं, और ये लंबवत एक दूसरे के साथ कई सारे वेसल्स एलिमेंट, वाहिका अवयव, कई सारे वाहिका अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक छिद्रित पाइप की भांति, छेद वाले पाइप की भांति। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। तो ये लिख लीजिए, वाहिका का होना, वेसल का होना एंजियोस्पर्म का गुण है। एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलेंगी। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है, यहाँ पे आके वाहिका खत्म। तो वाहिका और वाहिनी में क्या फ़र्क है? वाहिनिकी में, वाहिनिकी एक कोशिका है, वाहिकाएं कई कोशिका है। वाहिनिकी हमारी एक कोशिका है, वाहिका हमारी कई कोशिकाएं हैं। इसकी जो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन इसकी नैरो है, इसकी ल्यूमेन ब्रॉड है। गुहिका इसकी संकरी है, इसकी ब्रॉड है। ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों डेड है, दोनों में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, दोनों में लिग्निफाइड है। ठीक है जी। और ये आपको किस में मिल रहा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। वेसल्स की प्रेजेंस एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म्स का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु पे आ जाइए। अब चार थे, चार होने थे हमें, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी, जाइलम फाइबर की भित्ति मोटी है तथा इसकी केंद्रीय गुहा विलुप्त हो जाती। तो जाइलम फाइबर में भित्ति मोटी हो गई और गुहा बिल्कुल नहीं मिल रही, वो ऑब्लिटरेटेड हो गई, पूरी तरह से भर गई। यह पटी तथा अपटी हो सकता, ये सेप्टेट हो सकता है। तो जाइलम फाइबर में सेप्टा मिल सकता है या सेप्टा नहीं मिल सकता।
जाइलम पैरेन्काइमा पे आइए। जाइलम पैरेन्काइमा की बेटी जाइलम पैरेन्काइमा जीवित सेल है। तो इन चारों में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो जीवित है तथा इसकी भित्ति पतली है और सेलुलोज की बनी। बाकी तीनों में लिग्निफाइड है, यहाँ पे सेलुलोज की बनी है, पतली भित्ति है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा में स्टार्च डिपोजिशन देखने को मिल सकता है, फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है या टेनिन डिपोजिशन देखने को मिलता है। पानी का त्रिज्य संवहन जाइलम पैरेन्काइमा रे पैरेन्काइमा सेल्स द्वारा होता है। रे पैरेन्काइमा किरण, रे तू मेरी किरण, शाहरुख बोला था तू है मेरी किरण। रे पैरेन्काइमा, रे अलग लिखिए, पैरेन्काइमा अलग लिखिए। त्रिज्य संवहन, तो ये आप कट सेक्शन देखा आपने प्लांट का तना, आप ऊपर से देख रहे हो तो ये त्रिज्य इस तरह से, और ये ऊपर चढ़ना ऊर्ध्व संवहन और त्रिज्य संवहन किसकी वजह से हो रहा है? रे पैरेन्काइमा सेल्स द्वारा हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में जानकारी। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है। प्राथमिक जाइलम जो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो उसके पास शुरू से था, और जो शुरू से था उसमें ये वाला, ये बना रहा हमारा जो सिलेंड्रिकल है, सेंडर सिलेंड्रिकल वैस्कुलर टिश्यू बना रहा, तो ये बनाएगा हमारा प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम दो तरह का, प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का है। प्रोटोजाइलम, प्रोटो मीन्स आदि टाइप का, पुराना, और मेटाजाइलम सबसे पहले बनने वाले जाइलम को, जो सबसे पहले बना प्रोटोजाइलम, और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। तो तने में प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द पिथ, तो तने में प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है तथा मेटाजाइलम परिधि की तरफ है, और मेटाजाइलम परिधि की तरफ है। पिथ सेंटर, तने में प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ और मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी। इस प्रकार के जाइलम को लोग मध्यादि दारुक कहते हैं। इस तरह के जाइलम को हम लोग मध्यादि दारुक कहते हैं। मूल में प्रोटोप्लाज्म परिधि की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को हम लोग हाँ जी, तो तने में प्रोटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पिथ है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी है, और इस तरह के जाइलम को हम लोग एंडार्च जाइलम बोलते हैं। और रूट में प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी है, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर है, पिथ है। इस तरह के जाइलम को हम लोग एक्सार्च बोलते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद आपको रहेगा। रूट कहाँ है? धरती के नीचे। तो एक्स, अब आपका जो एक्स है कि नहीं है, या था या नहीं था, अरे पहले होगा फिर एक्स होगा, भगवान ना करे होने के बाद एक्स हो जाए, वो परमानेंट ही बना रहे। लेकिन जिसका एक्स हो गया, एक्स को आप क्या करोगे? तो जब भी मेट देखा है ना, जब भी मेट में वो कहती है कि उसको दबा दो, गाड़ दो, ख़त्म कर दो। तो रूट एक्स गाड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। एक्स आपने धरती के नीचे कर दिया, तो रूट है धरती के नीचे। तो एक्सार्च टाइप का जाइलम आपको मिल रहा है, किसमें? रूट में। एक्सार्च कह लीजिए या बाह्य आदिक दारुक कह लीजिए, और मध्य आदि दारुक ये आपका एंडार्च है, ये आपका एक्सार्च है। मध्य आदि दारुक और बाह्य आदि दारुक, एक्सार्च और एंडार्च। ठीक है जी, याद रहेगा तरीका जो बताया। चलिए, क्योंकि इससे बड़ी ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूज़न होती है। तो रूट में आपको, मूल में आपको बाह्य आदि दारुक मिल रहा है। बाह्य आदिक दारुक मीन्स प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पिथ। ये आपको रूट में मिल रहा है, जिसको कि हम लोग एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं। तो रूट में एक्सार्च कंडीशन मिल रही है, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पिथ और सेंटर। बाह्य आदि दारू रूट में, और मध्य आदि दारू
स्टेम में, तने में। फ्लोएम पे आ जाए अब हम लोग। जाइलम की बात कर ली। जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, आपको 4 तरह के अवयव मिले। ठीक है जी, वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम फाइबर तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा, जिनमें से केवल जाइलम पैरेन्काइमा डेड लाइव था, बाकी इसके सारे डेड हैं। बाकी में लिग्निफाइड, लिग्निन डिपोजिशन मिल रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी है। फ्लोएम पे आइए। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता। तो जाइलम का काम क्या था? जाइलम का काम था वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम कह लीजिए, या ऊपर के स्टेम के ऊपर की तरफ। भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं, फ्लोएम का काम है। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लोएम में क्या क्या मिल रहा है? चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स होंगी। एंजियोस्पर्म में, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व, सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु होते हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, एल्बुमिनी सेल्स होती हैं। चालनी नलिका तत्व, लंबे नलिका की तरह की संरचना। चालनी नलिका एलिमेंट्स जो हैं, चालनी नलिका एलिमेंट्स लंबी नलिका के समान रचना। लंबवत और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, और ये लंबवत सहचर कोशिकाओं से, कंपेनियन सेल से जुड़ी होती है, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होता है। तो चालनी नलिका, ये चालनी नलिका बना दी हमने। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका के, एक लंबी नली के समान है। लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है संरचना। लंबवत लॉन्जिट्यूडिनली ये सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई है। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है। तो ये अंतःभित्ति जो है चालनी की तरह, चलनी की तरह, छन्नी की तरह छिद्रित है, जो चालनी प्लेट बनाती, सीव प्लेट बनाती। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधि, साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है। तो एक मैच्योर, ये हमारे चालनी तत्व में, सीव एलिमेंट में परिधि पे, प्रोटोप्लाज्म परिधि पे है तथा बीच में एक बड़ी रसधानी है तथा एक सेंट्रल वैक्यूल है बीच में। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं है। चालनी नलिका के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। तो इसके चालनी नलिका के कार्य को नियंत्रित कौन करेगा जब इसमें केंद्रक नहीं है? तो इसके कार्य को नियंत्रित करेगा क्या? हमारी सहचर कोशिका। सहचर कोशिका का केंद्रक इसके कार्य को नियंत्रित करेगा। तो चालनी नलिका के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं, ये स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल्स हैं, चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं। चालनी नली के ये सीव ट्यूब के एलिमेंट से, सीव ट्यूब एलिमेंट से ये सटी रहती है। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्भ क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं। चालनी नली तत्व मिलकर चालनी नलिकाएं बना रहे हैं, और चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्भ क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े रहते हैं। यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं, और यह क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होंगे। सहचर कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं में दाब ग्रेडियंट को बनाए रखती। सहचर कोशिकाएं चालनी कोशिकाओं में दाब विभव को बनाए रखती हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कि एक्टिवली इस पर अपलोड कर दी जाएगी शुगर, और वो एक्टिवली अपलोड कर दी जाएगी इधर। जब शुगर इधर एक्टिवली अपलोड कर दी जाएगी सक्रिय रूप से, तो यहाँ पे दाब विभव बन जाएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी शुंडी सिलेंडराकार कोशिकाएं होती हैं,
जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। तो फ्लोएम में हम लोगों ने चालनी सेल्स और सहचर सेल्स को पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी शुंडी सिलेंडरकार कोशिकाएं हैं, लंबी लंबी शुंड के आकार की बेलनाकार कोशिकाएं हैं जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। सघन साइटोप्लाज्म में केंद्रक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है और उनमें गर्त होते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और उसमें पिट होंगे, गर्त होंगे। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज संचित करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जैसे वहाँ पे आपने देखा था स्टार्च का संवहन हुआ था, आपने जाइलम पैरेन्काइमा में टैनिन मिले थे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी खाद्य पदार्थों का संवहन संचित देखने को मिल रहा है, जैसे कि रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज। रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज यहाँ पे संचित रहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। मोनोकॉट प्लांट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। फ्लोएम तंतु पे आ जाइए। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने। फ्लोएम तंतु स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने हैं। यह प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते और प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं पाए जाएंगे। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं स्क्लेरेन्काइमा के बने होंगे और प्राथमिक फ्लोएम में नहीं होंगे, लेकिन ये द्वितीय फ्लोएम में होते हैं। जो द्वितीय वृद्धि हुई उसका जो फ्लोएम बनेगा उसमें ये होंगे। यह काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नुकीले हैं। लंबे लंबे हैं, अशाखित हैं, उसमें आपको ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रही, तथा नुकीले हैं। फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोएम तंतु की। फ्लोएम फाइबर्स की। यह काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नोकीले, सिरे सुई की तरह के होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होगी। परिपक्वता होने पर इन तंतुओं में प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, मृत हो जाते हैं। पटसन, सन और भांग। पटसन, सन और भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतुओं का आर्थिक महत्व है और बोरे बनाने में, सैक वगैरह बनाने में उनका काम लिया जाता है। पटसन, सन और भांग के सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती है। ऐसे फ्लोएम को हम लोग प्रोटोफ्लोएम, और बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है। ऐसे बनने वाले फ्लोएम को हम लोग मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हमारा लाइव है। कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ है और ये खाद्य पदार्थों को इकट्ठा कर रहा। एक बीजपत्री में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। ये तो होगी फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर्स की स्क्लेरेन्काइमा सेल से बने हैं, प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाएंगे। लंबे, अशाखित, नुकीले होते हैं, सिरे सुई की तरह के होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। प्रोटोप्लाज्म इनमें ख़त्म हो जाता है, तो ये जीवित नहीं है, मृत है। पटसन, सन और भांग के में आपको इस तरह के तंतु बहुत मिल रहे हैं, उनका आर्थिक महत्व है, बोरे वगैरह बनाने के काम आता है। फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होगी और फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होगी, उसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे। और बाद में बनने वाले फ्लोएम में चालनी नली जो है वो थोड़ी चौड़ी होगी, मोटी होगी, बड़ी होगी, उसको हम लोग मेटाफ्लोएम बोलेंगे। तो ये फ्लोएम का डिस्क्रिप्शन हो गया। फ्लोएम में आपने क्या क्या पढ़ा? फ्लोएम में हम लोगों ने सीयू ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स पढ़ी, सहचर सेल्स और चालनी नली कोशिकाएं, चालनी नली अवयव पढ़े, तत्व पढ़े, और हम लोगों ने फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु पढ़ा। ठीक है जी। जो मेन बात है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको नहीं मिल रहा एक बीजपत्री में, और जाइलम वेसल्स नहीं मिल रहा जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में, एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे। ये बातें याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन वो बना देते हैं। ठीक है, क्लियर। आपके जाइलम में जो लाइव था केवल जाइलम पैरेन्काइमा था, और यहाँ पे आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लाइव है और सीयू ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स भी लाइव है। डेड केवल आपका फ्लोएम फाइबर। ये बातें आपने याद में रखनी है। तो यहाँ पे आके आपका सरल ऊतक और विशिष्ट ऊतक खत्म हुआ। ऊतक तंत्र हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वाली क्लास से लगाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऊतक तंत्र की बात करेंगे।
तो इतने को पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एक लगा लीजिए ताकि अगली क्लास में आपको और ज़्यादा आनंद आए। क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए वो पॉइंट आप एक तरफ लिख के उनका रट्टा मार लीजिए। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।